हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। और हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 मार्च का डिस्कशन। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले करंट अफेयर्स, फिर कुछ पीआईबी के आर्टिकल्स और साइंस एंड टेक का रिवीजन, और बाद में देखेंगे कुछ आर्टिकल्स कर पाए तो। लेट्स स्टार्ट। आज की एक न्यूज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ ऑफ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग हो चुकी है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग आधी हुई है, पूरी नहीं, पूरी हो जाएगी साल के अंत तक। तो फेंसिंग हम क्यों करते हैं? फेंसिंग करने की दो वजह हैं। एक, उस बॉर्डर पे खासतौर पे, एक तो इमिग्रेशन रोकना, रेफ्यूजी जो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बांग्लादेश कहता है कि हमारे कोई लोग वहाँ नहीं जा रहे, जो कि सरासर झूठ है, बट आप उसका कुछ कर नहीं सकते। और दूसरा जो ऑफकोर्स टेररिस्ट और ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का इशू है, जो ऑब्वियसली बहुत ही साफ सी बात है। तो खास बात यह है कि एक न्यूज़ तो है, पर इससे हम एक और न्यूज़ तक जा सकते हैं, जो कि है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जहां पर मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की बात हो रही है। बीएसएफ ने कहा था कि मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होगी, जो कि 3 लेयर्ड होगी। तो क्योंकि सिर्फ फेंसिंग से काम नहीं चलेगा, जो कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे भी मल्टी लेयर्ड है, पर वैसी नहीं जैसे इंडो पाक पे होने वाली है। बांग्लादेश के साथ फेंसिंग है, हम पाकिस्तान के साथ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी बॉर्डर बनाएंगे। तो ये एक पॉइंट हुआ। एक पॉइंट ये भी कि मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी हम आगे देखेंगे क्या होती है। आधार को ट्रेन जर्नीज के लिए मस्ट कर दिया गया। अगर आप ट्रेन में जाएंगे तो आधार ज़रूरी होगा कुछ दिनों बाद से। और एक और छोटी सी न्यूज़, धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश का दूसरा कैपिटल घोषित करने की बात हो रही है। शायद कर दिया उन्होंने स्टेट कैबिनेट के हिसाब से। तो दो कैपिटल, एक आधार मैंडेटरी। बट ये हम देखते हैं मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है, इसका बेस्ट एग्जांपल है इसराइल में है, जो उन्होंने कर रखा है। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी में क्या होता है, एक तो पहले यहाँ आप, जैसे हमारे में क्या है कि जैसे यहाँ बॉर्डर बना दिया, कुछ यहाँ नो मैंस लैंड होता है जहाँ कोई आ जा नहीं सकता। इसे कहते हैं आपने फेंस खड़ा कर दिया। तो सिर्फ एक तो ये होता है जो नॉर्मल बॉर्डर्स के लिए, पर जो बहुत ही खतरनाक बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर ट्रिपल फेंसिंग की जाती है, जैसे इन्होंने की है। पहले आप यहाँ पर एक पिट लगाते हैं, गड्ढा जिसमें कोई आ ना सके, ठीक है। और डिच खोदा, गड्ढा खोद दिया। उसके आगे आपने एक रोड रखा है आर्मी पेट्रोल्स के लिए। फिर आगे यहाँ पर आपने एक फेंसिंग की जिसमें आप बिजली दौड़ाते हैं, ताकि कोई यहाँ पे आएगा तो वो ऑलरेडी मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने पूरी रोड बना रखे हैं बॉर्डर बॉर्डर पुलिस के लिए, जो वहाँ चेक करेंगे। और सर्विलेंस कैमरा लगे होते हैं और डिटेक्ट कर पाए, ताकि जो बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर आप रडार भी लगा के रखते हैं, ताकि कोई एनिमी वेपन सुसाइड से अटैक होने वाला है तो वो, अगर आपका और ज़्यादा सेंसिटिव बॉर्डर है तो आप इस पर एंटी बीएमडी मिसाइल्स के वो भी लगा के रखते हैं कि छोटी मोटी मिसाइल्स हैं तो वो भी उड़ जाए। देखिए 3 लेयर में क्या है, पहली फेंसिंग है, फिर आपने रोड बना रखे क्राइम, वो जो पुलिस आर्मी पेट्रोल के लिए, और तीसरी सर्विलेंस आप कैमरास के थ्रू करेंगे और आगे का एरिया भी कवर करके रखेंगे। और फाइन सैंड रखा होता है, ताकि देखिए रेत इन्होंने लगा के रखी है, ताकि कोई आदमी आए तो उसके फुटप्रिंट्स बन जाए। और आगे में बार्ब्ड वायर है, ताकि कोई जाए तो वहाँ भी इसकी मौत हो जाए। 6 फीट के बार्ब वायर होते हैं। फेंसिंग होती है जितनी लंबी, 160-50 मीटर जो भी हो। और डर्ट रोड बनाए जाते हैं आर्मी पेट्रोल्स के लिए। और वायर आर्म्ड होती है इलेक्ट्रिक सेंसर के साथ, डिटेक्टर होता है। यहाँ तक कि लेजर बीम भी इंडियन बॉर्डर पे लगने वाला है। पर पॉइंट ये है कि क्या वो पूरी तरह से सिक्योर हो पाएगा, खैर वो बात की बात है। पर मल्टी लेड सिक्योरिटी ये होती है जो हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये नेक्स्ट पे चलते हैं अब। अगला पॉइंट, इंडियन इंडियन आज कल डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को स्वाति, जो कि इंडिया की वेपन लोकेटिंग रडार है, जो कि पूरी तरह से इंडिया में मेड है, आर्मी को सौंप दी। तो वेपन लोकेटिंग रडार होता क्या, बेसिकली एक ऐसा रडार है जो गाड़ियों पे आप ट्रक्स पे मेंटेन कर सकते हैं। इससे आपको पता लगता है कौन की बॉर्डर के उस पार या उस रेंज में कहाँ पर कौन कौन सी आर्टिलरी है, कौन कौन से हथियार हैं, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छा ये होगा कि जो लोग छुपा छुपा के अटैक होते हैं वो सारे पता चल जाए कि यहाँ पर है। और जब अटैक के टाइम में कुछ आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि किस लोकेशन से आ रहा है वो वेपन। तो अगर आपको रिटर्न फायर करना है तो आप ठीक उस लोकेशन पे हिट कर पाएँ। और इसके अलावा आर्मी को इन्होंने न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल रैकी व्हीकल दी है। ये क्या करता है कि वहाँ पर कोई, अगर आप बॉर्डर एरिया, वहाँ पर कोई न्यूक्लियर कंटेमिनेशन हो गई या बायोलॉजिकल वेपन से जो कंटेमिनेट कर रहा है, फिर वहाँ से निकल रहा है कोई रेडिएशन, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे कि सिक्योर है या बॉर्डर या नहीं है। उस सिक्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रैकी व्हीकल मिली है डीआरडीओ को। और स्वाति किसका नाम है, जो कि वेपन लोकेटिंग रडार है इंडिया का, कम्प्लीटली इंडिया में बिल्ड है। इसकी रेंज है 50 किलोमीटर की। सारी आर्टिलरी गन्स जो सर्विस में है अभी, उसको कवरेज के अंदर ले आता है उस पर्टिकुलर रेडियस के अंदर। जैसे यहाँ लगा रखा है, तो इसके आसपास जो भी 50 किलोमीटर की रेंज में जो भी आर्टिलरी या वेपन्स होंगे, उसका पता इनको लग जाएगा कहाँ पर लोकेशन है। तो ये बहुत ही मारक, इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अभी 4 सिस्टम है जो ऑपरेशन में है, और 30 नए जो उन्होंने ऑर्डर दे रखे हैं। मतलब पूरे बॉर्डर को स्वाति से कवर कर दिया जाएगा। स्वाति काफ़ी नॉर्मल नाम है। ये क्या है, वेपन लोकेटिंग रडार। आगे देखते हैं, एक कुरुख लैंग्वेज है जिसको वेस्ट बंगाल ने लैंग्वेज का रिकॉग्निशन दे दिया है। अब कुरुख लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, माइंड एट प्लीज, माफ़ी। और कुरुख लैंग्वेज क्या है, एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि ट्राइबल लैंग्वेज है, जो कि द्रविडन फैमिली की। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कुरुख लैंग्वेज क्योंकि ये द्रविडन फैमिली की है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्टेट का दर्जा मिला है। वेस्ट बंगाल के आसपास का रीजन अब लगे थे नॉर्थ ईस्ट का है। तो वहाँ पर आपको अक्सर जो लैंग्वेज मिलती है वो द्रविडन फैमिली की नहीं मिलती। द्रविडन फैमिली की अक्सर साउथ के रीजन में मिली जाती है। तो ये कौन बोलता है, सबसे पहले बात तो कुरुख लैंग्वेज ओरायन ट्राइब के लोग बोलते हैं, ठीक है। और ट्राइबल लैंग्वेज की जितने भी उस साइड के ट्राइबल लैंग्वेज हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक ओरिजिन के हैं या फिर टेबिटो बर्मीज फैमिली के हैं। देखिए जब आप इंडिया का
लैंग्वेज ट्री पढ़ेंगे तो 4 तरह की बेसिक हैं। तो देखिए जो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं, एक तो वो हो गया तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में म्यांमार के आसपास के रीजन में बोली जाती है। और एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज जो है वो आपके मैक्सिमम जो आपके संथाली या मुंडा होल या सारे जो ट्राइब्स झारखंड या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में मिलते हैं वो एस्ट्रो एशियाटिक बोलते हैं। तो इस हिसाब से वेस्ट बंगाल जो इनके पास है, यहाँ इस तरह के लोग जगह होते हैं। इंडो टिबेटो बर्मीज जो कि नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है कुछ एरियाज में, वो वहाँ के भी लोग पाए जाते हैं। पर द्रविडन लैंग्वेज की की फैमिली की इकलौती ट्राइबल लैंग्वेज होगी ये, जिसका नाम है खुरुक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और खुरुक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो द्रविडन फैमिली से है। और इसके अलावा माल्टो एक और वहाँ पर लैंग्वेज है जो बोली जाती है, जो कि राजमहल हिल्स मतलब झारखंड के पास है। माल्टो इज अनदर द्रविडन ओरिजिन लैंग्वेज, द्रविडियन परिवार से संबंध रखती है। तो कौन कौन सी लैंग्वेज होगी? द्रविडन और कुरुक, जिसको हाल में दर्जा मिला है, जो द्रविडन फैमिली की है। बाकी जो आप नॉर्मल जो आप देखते हैं लैंग्वेजेस सारी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज की हैं। अब देखिए झारखंड ने भी कुरुक को एक दर्जा दे रखा है लैंग्वेज का, जिससे आप स्कूल के एग्जाम में लिख भी सकते हैं स्क्रिप्ट से। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक जो नॉर्मल लैंग्वेज हम मैप देख लेते हैं। माल्टो जो मैंने आपको बोला, ये रही माल्टो, झारखंड राजमहल हिल्स यहाँ है, यहाँ ये बोली जाती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी कुछ रीजन है जहाँ, सॉरी इधर नीचे जहाँ कुछ रीजन है जहाँ बोली जाती है। खुरुख, ये जो दो मैंने बोला झारखंड, यहाँ वेस्ट बंगाल में भी इनको दर्जा मिला जो कि द्रविडन फैमिली का है। तो द्रविडन फैमिली दिखाने कौन कौन सी है? गोंडी होगी, कोलामी, पारजी, कुई, गदाबा, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये सब तो आपको पता ही है, मलयालम और टुलु, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। और ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ब्रहुई, ये लैंग्वेज ब्रहुई, माल्टू, क्रुख, क्योंकि ये सारे उस रीजन में है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते कि वहाँ पे आपको उस टाइप के लोग मिलेंगे। सो ये दिखाता है कि मूवमेंट माइग्रेशन कितनी होती है, जिसकी वजह से कितने ज़्यादा लैंग्वेजेस स्प्रेड करते हैं। इसको याद कर लीजिए, बरहुई, माल्टू, कुरुख, कुई और गदाबा कहाँ कहाँ पर लोकेशन है। देखिए आपको पता नहीं क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेट कैसे करेंगे, प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट एलिमिनेट करने में काम आएगा। मेंस में तो आपको इतना पता है लोकेशन कितनी डिफरेंट है, तो आप उसको आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर लैंग्वेजेस पे कोई क्वेश्चन आ गया कि आप डाइवर्सिटी या हिस्टोरिकल मूवमेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आप बताते हैं कि कैसे पता चलता है कि भारत के लोगों में ऐतिहासिक रूप से काफ़ी आवागमन था। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं कि भाषा जो है, लैंग्वेज, वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोली जाती है। दिखाता है ट्राइब यहाँ है, जो यहाँ के ट्राइबल लोग, कहते हैं ट्राइबल लोग, जनजाति लोग ज़्यादा घूमते नहीं है, अपने उस एरिया में रहते हैं। अगर ऐसा था तो जो ये डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लेके यहाँ तक का, कैसे वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस मामले में। अब देखिए एक छोटा सा टेबल है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का, जो मैंने आपको बताया। ऑस्ट्रिक, जिसे ऑस्ट्रिक, द्रविडन, सीनो टिबेटन और इंडो यूरोपियन, 4 लैंग्वेजेस मैंने आपको बताई थी फैमिली। इनकी सब फैमिलीज हैं, एस्ट्रो एशियाटिक, एस्ट्रो एशियन, टिबो, म्यांमारी, सियामीज, चाइनीज, इंडो आर्यन। तो इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन कौन सी ब्रांच है जो इसको बोलते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये रट्टा मारने की चीज़ है, इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर एक बार अगर यूज़ करना सीख लें आप, ठीक है। जैसे मैप आपने देखा, यहीं पे आप मार्क कर ले कि अच्छा ये कंट्री, ये जगह है, और आप जोग्राफी में जाकर रिवाइज करें तो अभी आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वीडन ने कंस्क्रिप्शन को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। कंस्क्रिप्शन मतलब होता है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस, इसका मतलब सभी को फौज में जाना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय है स्वीडन में, क्योंकि स्वीडन ने 6 साल बाद इसको रीइंट्रोड्यूस किया है। तो ये चर्चा का विषय इसलिए कि बाल्टिक रीजन जहाँ पर स्वीडन है, वहाँ पर रशिया ने एक बहुत ही एक एग्रेसिव अभी रुख अख्तियार किया हुआ है, जिसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है खबर की इसके बाद उम्मीद है व्लादिमीर पुतिन कुछ बोलेंगे या फिर कुछ करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अब कंस्क्रिप्शन में होता है कि हर इंसान जो एडल्ट है वो आर्मी में, उसको एक सीमित अवधि के लिए सेवा देनी ही पड़ती है। अभी कंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ है? यूएई में है, इजराइल में है, यूक्रेन में है, स्वीडन में है। तो ये 4 देश तो हो गए, मुझे अभी 4 देश याद आ रहे हैं आई थिंक, और भी 2-3 देश हैं जहाँ कंस्क्रिप्शन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ कहाँ है, क्योंकि स्वीडन में है तो इसकी ये एक तो हो गया कि स्वीडन में आ चुका है। ये सारे देश तो बहुत फेमस है, यूएई, इजराइल, यूक्रेन और स्वीडन, जहाँ पर है। तो अब ये बताइए कि ये स्पेशली जो है आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआर के रीजन में, क्योंकि देखिए इसके लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है जो वहाँ पे ये ऐसा हुआ है, कंस्क्रिप्शन लागू हुआ है। तो रशिया का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, मतलब वो जो अपने एरिया को उपनिवेशवाद बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा एरिया कैप्चर किया। दूसरा पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिक्स में राइट विंग का आना। राइट विंग आने से क्या होता है, जो एजेंडा है उस पर एग्रेशन आ जाता है। राइट विंग मतलब दक्षिणपंथी ग्रुप जो है वो ज़्यादा आ चुके हैं, जैसे फ्रांस में ले लीजिए, या फिर अभी अमेरिका में वो भी दक्षिणपंथी हैं, ख्याल तक इंडिया में भी तभी दक्षिणपंथी आ रहे हैं। तो दक्षिणपंथियों के साथ आप उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनलिस्ट एजेंडा आगे रहता है, राष्ट्रवादी एजेंडा जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्रंटिव होता है। तो इस चक्कर में मान सकते हैं कुछ पटाखे यहाँ भी फूट सकते हैं। देखते स्वीडन की लोकेशन क्या है, ये हमारा स्वीडन। देखिए ये 3 देश जो हैं इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, और डेनमार्क बीच में आता है। ये सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कोई भी लिस्ट उठा लीजिए, करप्शन का लिस्ट, एचडीआई लिस्ट, एचएनआई लिस्ट, हर लिस्ट में ये टॉप पे रहते हैं, क्योंकि बहुत ही जिसे कहते हैं बेहतरीन स्तर के इनके लोगों का जीवन यापन यहाँ पर है।
पर ये लोग त्रस्त किससे हैं? तो रशिया से, क्योंकि यहाँ जो रीजन है एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये पहले रशिया के पार्ट थे जो बाद में टूट के अलग हुए। तो रशिया हमेशा कोशिश करता है कि यहाँ किसी तरह घुसा जा सके अंदर और इनको कैप्चर किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ एग्रेशन इन्होंने दिखाया था, यूक्रेन में घुस के एक रीजन कैप्चर किया था, कीव का, शायद इधर का रीजन था वो। तो अब पूरे इधर वेस्ट यूरोप तबाह, ईस्ट ईस्ट और वेस्ट यूरोप में मचा हुआ है हुड़दंग की रशिया कब अटैक कर दे, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पुतिन के आने के बाद, पुतिन ने ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये बात चल रही है कि रशिया के साथ उनके संबंध तो अच्छे हैं, पर क्या वो रशिया को टक्कर दे पाएंगे जब रशिया इन पर अटैक करेगा? तो इस बात के लेकर जैसे नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर वो वेपन बनाया, तो इन्होंने कहा कि हम साउथ कोरिया में जाके थर्ड, जो हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, ये एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ जाके लगा देंगे, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब इनकी डिमांड है कि भाई अगर रशिया अटैक करेगा हमें कौन बचाएगा? तो स्वीडन ने कहा कि इनकी आर्मी में ये बढ़ोतरी करना चाहते थे जो कम हो रही थी, लोग आर्मी में आते नहीं थे, मैंने बताया लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो इन्होंने क्या किया, अब कंस्क्रिप्शन लागू कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, रशिया कुछ कुछ ना कुछ बोलेगा पक्का है। अब देखिए एक हफ्ते के अंदर व्लादिमीर पुतिन या कोई ऐसी स्टेटमेंट आएगी कि थोड़ी गर्मी आएगी इस माहौल में। तो क्योंकि ये छोटे मोटे देश जो हैं इनकी इन पर रशिया का हमेशा दबाव रहता है। तो अगर आप इस न्यूज़ को वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेट करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री बहुत इजीली आपकी रिवाइज हो जाएगी, कहाँ कहाँ पे रशिया ने अटैक किया था। या जर्मनी की देखिए यहाँ पर है, पोलैंड पे हमेशा खतरा रहता है। तो इन सब कंट्रीज़ को लेके इंपॉर्टेंट, अब देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन जाता है, बाल्टिक सी कहाँ है, बाल्टिक सी, यहाँ बाल्टिक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री है? तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई। और क्या रशिया आता है? तो बिल्कुल आता है, ये देखिए रशिया भी यहाँ बॉर्डर है रशिया का बाल्टिक सी में। ईस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी का रीजन की कंट्रीज इन बाल्टिक सी के आसपास है। नॉर्थ सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है, या फिर नॉर्वेजियन सी कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे मैप में, तो आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आया तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे स्टेट ऑफ दर्दलिनिस है, स्टेट ऑफ दर्दलिनिस इधर है, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा रीजन जो है ना, जितने पोर्ट्स हैं वो सारे ठंडी के मौसम में जम जाते हैं, तो इनको आउटलेट चाहिए कहीं से गर्म पानी में निकलने के लिए। तो इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रहते हैं, जहाँ टर्की धमकी देती रहती है रास्ता बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल रिलेशंस की है वो आप ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। लोकेशन पढ़ लीजिए, ये एक डिटेल मैप है जिसे कहते हैं गल्फ ऑफ बॉथनिया, फिनलैंड के साइड में है। तो देखिए सेंट पीटर्सबर्ग होगा यहाँ, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ से ये गल्फ से अपना नेवी इनकी पास होती है। तो ऑफकोर्स इससे बहुत डर लगता होगा स्वीडन को कि सारा रीजन यहीं से पास होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको मैप को एक बार देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री कहाँ है, ताकि आपको लोकेशन बेस्ड मैप में मदद मिले। तो अगली एक न्यूज़ है, कोची मुजरिस बाइनल सेमिनार हुआ है जहाँ हमारे राष्ट्रपति गए हैं। आखिर ये है किस चीज़ का सेमिनार? इन्होंने जो सेमिनार था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल कल्चरल बिल्डिंग के ऊपर, और ये एग्जीबिशन था कंटेम्प्रेरी आर्ट का। बीएनएल में क्या क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग होगी, सेमिनार होगा, म्यूजिक वर्कशॉप, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होगी। ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये मुजरिस में हो रहा है, इसलिए मैं सोचा इस न्यूज़ को हम लिख लेते हैं। मुजरिस क्या था? ये एक पोर्ट था एंशिएंट इंडिया में, जो कि केरला के पास था, कोची के पास, जो कि जो सिल्क रूट था उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मुजरिस प्रोजेक्ट जो है इंडिया का एक अभी हाल में हेरिटेज में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी मुजरिस प्रोजेक्ट, जिसमें यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करने की बात की गई थी। यहाँ का कल्चर काफ़ी ज़्यादा कोस्मो, जिसे कहते हैं ना आप, सेकुलर और एडवांस किस्म का है, क्योंकि यहाँ अरबिक लोग भी हैं, यहाँ क्रिश्चियंस हैं, यहाँ सीरियंस हैं। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पे सब तरह के लोग आते थे, चाहे अरबिया के हों, पर्शिया के हों, चाइना के हों। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट होता था, हर तरफ के जो भी व्यापारी आते थे वो यहाँ रुकते थे, फिर यहाँ से मूव करते थे। यहाँ एक ज़बरदस्त बाजार बना था, चाहे वो रोमन हो चाहे इजिप्शियन हो, हर तरह के लोगों का। तो ये कनेक्शन यूरोप से भी था इनका, चाइना से भी था। तो ये एक बहुत फेमस स्पॉट था हिस्ट्री में इंडिया की। संगम लिटरेचर या रोमन लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, तो इसलिए मुजरिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था इस पर, काफ़ी हॉट टॉपिक था ये पिछले बार। तो देखते हैं एक बार मैप पे देखते हैं। मुझे इसका, एक कोची के पास है इस रीजन में, ठीक है। कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी मुन्नार के पास, हमने एक चीज़ डिस्कस की है ईरानकुलम के पास। कौन कौन सी चीज़ें थी रिवीजन के लिए आपको याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कोचिन के पास आपका ये रहा, ये रीजन जहाँ पर आपका मुजरिस है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मुजरिस आप देख लीजिएगा एक बार। और ये यही बात है, एक एंशिएंट सी पोर्ट था, अर्बन सेंटर था, जहाँ पर संगम लिटरेचर में इसका जिक्र है। ये ट्रेड का की था सदर्न इंडिया, और फिनिशियन, पेर्शियन, इजिप्शियंस, ग्रीक्स और रोमन सारे यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस और सेमी प्रीशियस स्टोन, मतलब मसाले और बेशकीमती जो जवाहरात थे यहाँ पे मूव करते थे, या फिर यहाँ से मिलते थे। यही बात है। रोमन या गोल्ड कॉइन लेके आए थे, कपड़े, लेनिन, मल्टी कलर टेक्सटाइल्स, कोरल ड्रॉ ग्लास, ये सब यहाँ मिला करता था।
एक न्यूज़ जो पीआईबी में थी आज कि इंडियन नेवी को एंटी शिप मिसाइल दिया गया जो कि थे कलावेरी क्लास सबमरीन। हमने डिस्कस की थी कलावेरी क्लास सबमरीन क्या है। कलावेरी क्लास सबमरीन असल में स्कॉर्पियन बेस्ड सबमरीन जो कि फ्रेंच बेस्ड है क्लास, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि फ्रेंच नेवल। और कहाँ बनता है ये? मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में। तो कालावेरी क्लास सबमरीन जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ये क्या होता है? जिसे आप कहते हैं डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। अब डीजल अटैक इलेक्ट्रिक सबमरीन में क्या डिफरेंस है न्यूक्लियर वाला, मैंने उस दिन डिस्कस किया था, आप एक बार रिवाइज कर लें। अब देखिए इसके अलावा आज 8 मार्च आने वाले दिन में 8 मार्च को नेशनल वुमेंस डे है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नया सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, वी आर इक्वल हैशटैग। आप हाल कुछ दिनों के अंदर देखेंगे, कल ही शायद, आज ही शायद सारे न्यूज़पेपर में आ जाए, अमिताभ बच्चन ने एक फोटो के साथ की मेरी धरोहर मेरे बेटे और बेटी में बराबर बटेगी, जो इसके ब्रांड एम्बेसडर टाइप से हैं। तो बस कहने के लिए कि वी आर इक्वल किसकी इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आज लगा, आधार जरूरी हो चुका है पेंशन क्लेम्स के लिए, पीएफआरडी ने ये बात कही है। पेंशन क्लेम्स करना है तो आपको आधार दिखाना पड़ेगा मैंडेटरी का। तो आधार दो चीज़ों को मैंडेटरी हुआ, रेलवेज और पेंशन क्लेम्स के लिए। तो आज के करंट अफेयर्स में बेसिकली इतना ही था। बाकी तो आपके 2 एडिटोरियल बहुत अच्छे हैं आज, जो आपको एडिटोरियल के वीडियोस में कवर किए जाएंगे। शुरू करते हैं साइंस एंड टेक, जिसमें आज हम स्पेस टेक पे काम कर रहे थे। डिफेंस ऑलमोस्ट कवर हो चुका था, सॉरी। स्पेस एंड टेक में एक कोट है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कलाम साहब से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कई लोग कहते हैं कि स्पेस टेक में गरीब देश को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर जहाँ जहाँ के लोग भूखे सोते हैं वहाँ आप स्पेस पे काम नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा था कि इंडियंस को अगर दुनिया के देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है तो उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये कोट को गौर से पढ़ें तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन मुझे, 4-5 एसेज का मुझे फॉर्डर मिल रहा है इस कोट में, कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम जीवन में करेंगे तो उससे आप दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बदल सकते हैं आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, पर ये ज़रूर पड़ेगा। कोट बहुत ही अच्छा कोट है ये, जो दिखाता है कि जो बेसिकली एक तो ये कलाम साहब ने कहा, तो आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं, और बहुत ही इसका एक अच्छा जवाब है जो कहते हैं कि क्या हमें स्पेस में या हाई टेक टेक्नोलॉजी में खर्च करना चाहिए या नहीं। तो आज हम करेंगे कि आज हम कवर करेंगे लॉन्च इंजन्स। कल हमने किया था जो लॉन्च व्हीकल्स थी वो एसएलवी, पीएसएलवी और जो रॉकेट लॉन्चर्स थे उनके बारे में पढ़ा था। हम देखते हैं जेट इंजन्स। अब देखिए लॉन्चर इंजन की बात जब भी होती है तो जेट इंजन चाहिए आपको लॉन्च करने के लिए। इंजन 3 तरह के होते हैं, टर्बोजेट, टरबाइन और ये एयर ब्रीदिंग सिस्टम। तो एक टरबाइन पावर्ड जो इंजन होता है उसे टर्बोजेट इंजन कहते हैं। उतनी डिटेल नहीं चाहिए। जो टरबाइन पावर्ड होता है वो टर्बोजेट होगा, और एक होता है एयर ब्रीदिंग, मतलब जो हवा लेता है बाहर से। जब कोई रॉकेट जा रहा है तो वो जो इंजन है उसका वो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक एयर जो है वही लेके अपना फ्यूल भर लेता है, उसे कहते हैं एयर ब्रीदिंग सिस्टम। ठीक है, तो एयर ब्रीदिंग सिस्टम के 2 तरह के इंजन है, स्क्रैमजेट इंजन और रैमजेट इंजन। हम बेसिकली कवर करेंगे कि रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है। अब देखिए अगर हम पूरा टर्बोजेट इंजन या फिर टरबाइन इंजन पूरा पढ़ने बैठे तो भाई फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास हो जाएगी, जो हमें नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट करते हैं, हमें रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना। देखते हैं एयर ब्रीदिंग इंजन क्या होते हैं। एयर ब्रीदिंग इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेस टेक के लिए। जो पहले तो लोग टर्बोजेट इंजन लेके जाते थे स्पेस में या फिर एयरक्राफ्ट में भी उसका यूज होता था, पर अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है कि एयर ब्रीदिंग इंजन आपके पास हो, तभी आपका स्पेस मिशन सक्सेसफुल होगा। ये करते क्या है, जो ये जेट इंजन है ये बाहर के जो हॉट एग्जॉस्ट गैस होते हैं मतलब उसको इंजन में खींच लेते हैं, ठीक है, कंप्रेसर के थ्रू, और इससे आपका गैस टरबाइन इंजन काम करता है। अभी होता क्या है तो देखते हैं। एयर ब्रीदिंग जेट इंजन में क्या होता है कि इंटरनल कंबशन इंजन होता है, मतलब उनके अंदर एक कंबशन इंजन होता है जो कि बाहर से डायरेक्टली एयर को खींच लेता है, ठीक है, और उससे वो जो ऑक्सीजन है उसका यूज करता है बेसिक अपने प्रोपल्शन के लिए। मतलब जब सिंपल भाषा में अगर डिटेल में नहीं जाना, बाहर की ऑक्सीजन उसने खींची अंदर, जिसका यूज करके वो और प्रोपेल करेगा, धक्का मारेगा इसको ऊपर जाने के लिए, बाहर का ऑक्सीजन लेके अंदर। ठीक है, तो इससे फायदा ये होता है कि आपको पहले ऑक्सीडेशन इंजन यहाँ लेके नहीं जाना पड़ता। ठीक है, अदरवाइज आपको खुद का एक जो बहुत सारा मटेरियल अंदर लेके जाना पड़ता है स्क्रैमजेट इंजन में, सब बच जाते हैं। तो रैमजेट में क्या होता है, आधा अधूरा होता है। रैमजेट इंजन का ही एक पार्ट है स्क्रैमजेट इंजन। रैमजेट मतलब जो ब्रीदिंग इंजन आप कह सकते हैं उसको रैमजेट इंजन है, ब्रीदिंग इंजन। ठीक है, ब्रीद कर सकता है, ये बाहर से हवा सांस ले रहा है। ठीक है, तो ये जेट इंजन क्या करता है, कंप्रेस करता है बाहर वाली एयर को। रैमजेट इंजन बाहर का जो एयर आता है उसको कंप्रेस करके अपने टरबाइन में डालता है, पर उसके बाद क्या करता है, जब एयर में डायरेक्टली नहीं आ सकती, ठीक है, कंप्रेस करता है, उससे थोड़ी स्पीड घट जाती है इसकी, रैमजेट इंजन की। रैमजेट इंजन जहां भी होगा वो सीधा रैमजेट इंजन, ये नहीं कि आपने कुछ लगा दिया आपका रॉकेट उड़ जाएगा। रैमजेट को ले जाने के लिए ऊपर, अगर आपका इंजन रैमजेट इंजन है तो आपको एक एयरक्राफ्ट चाहिए होगा जो इस व्हीकल को ऊपर लेके जाएगा टेक ऑफ के लिए।
और टेक ऑफ के बाद ऊपर जाके थ्रस्ट जब इसको मिलेगा ऑक्सीजन तब ये मेंटेन करता है, खुद से वो उसके थ्रू चलने लगेगा। और ये सुपरसोनिक स्पीड्स पे बहुत अच्छा काम करता है, अप टू मैक 3 तक काम करता है। पर अब जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं उन्हें मैक 5 मैक 6 तक जाना होता है, जो हाइपरसोनिक स्पीड है। यहाँ पर रैमजेट इंजन ठीक से काम नहीं करते, तो वहाँ पर स्क्रैमजेट की बारी आती है। तो स्क्रैमजेट में क्या है, रैमजेट कहते हैं जेट इंजन, ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको। जेट इंजन, रैम जेट मतलब इंग्लिश में रैम मतलब होता है इसी को घुसाना, रैम कर देना, रैम डिट। तो वो रैम जेट है, हवा को रैम कर देता है जेट के अंदर में। तो स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है कि जब मैंने बताया रैम जेट हवा को लेने से पहले उसको डिसेलरेट करता है, थोड़ी कम कर देता है स्पीड, ताकि वो उसको जला सके, कंबस्ट कर पाए। जबकि स्क्रैमजेट इंजन में पूरे इंजन का प्रोसेस सुपरसोनिक रहता है, मतलब पूरे हवा बाहर से जो ऑक्सीजन अंदर इनटेक करेगा या फिर जो भी काम करेगा एयर को, वो पूरी स्पीड में करेगा, उसको कहीं भी कम नहीं करेगा, कंप्रेस नहीं करेगा उसकी स्पीड को। रैमजेट इंजन भी बाहर से हवा देता है पर एक जगह उसको स्पीड कम कर देता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 3 मैक तक ही ठीक से रहती है। लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन है वो एफिशिएंटली काम कर सकता है एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स पे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर आपके मिलिट्री डिफेंस के लिए भी स्क्रैमजेट इंजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी, तो स्क्रैमजेट ये आपको पता चला। स्क्रैमजेट का एडवांटेज क्या है कि इसके साथ आपको ऑक्सीडाइजर, नॉर्मली क्या होता है लॉन्च व्हीकल में साथ ऑक्सीडाइजर एजेंट लेके जाते हैं जो कि फ्यूल में काम करते हैं ऊपर जाके। लेकिन अगर आपका इंजन स्क्रैमजेट है तो खुद ही बाहर से वो ऑक्सीजन खींच लेगा, तो आपको बहुत सारा स्पेस बचेगा। जो स्पेस बचेगा उस स्पेस में आप कुछ और पेलोड व्हीकल लेके जा सकते हैं। तो इंडिया ने 104 मिसाइलें या 3 या 4 मिसाइल लेके इंडिया चला गया। अब यहाँ पर आप अगर और स्पेस छोटा करेंगे तो एक और स्पेस घुसा लेते हैं, तो 110 सैटेलाइट लेके चले जाते हैं, तो स्पेस बनता है। और प्रोपेलेंट जो है, जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए चाहिए, वो कम लगता है। और इसी को लेके इंडिया का जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल एटीवी जो इंडिया लॉन्च करने वाला था, ये स्क्रैमजेट इंजन को सुपरसोनिक स्पीड में लेके जाता, ये इंपॉर्टेंट था। जो हाल में इंडिया का देखिए, जो इसरो का एक फ्यूचरिस्टिक मिशन है, फ्यूचरिस्टिक मिशन के तहत 3 चीज़ें हैं। जैसे जीएसएलवी मैक 3 की मैंने कल बात की थी, ठीक है, MK3। तो इसमें क्या है कि क्रायोजेनिक इंजन है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जेट एक्स में। तो अब क्या है वो हम देखेंगे। एक बात चली थी अवतार की, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखिए एक और अभी रीयूजेबल व्हीकल आया, ये उसकी बात नहीं, एक और एक सिस्टम था जो बंद हो गया ऑलमोस्ट। मैंने इसलिए डाला कि ये एक मेन पहला मिशन था जिसको लेकर इन्होंने स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक्स पे काम करना स्टार्ट करा। क्रायोजेनिक्स पे इंडिया खैर 1980 से काम करा है, क्रायोजेनिक्स के आज हम आगे डिस्कस करेंगे। स्क्रैमजेट में क्या होता था, ये एक सोचा इन्होंने अवतार जो वर्टिकली टेक ऑफ करता और फिर दोबारा रनवे पे आ जाता, जैसा कि स्पेसएक्स ने किया है। ये जो सोच रहे थे अवतार में करने के लिए, वो स्पेसएक्स ऑलरेडी कर चुका है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं स्पेसएक्स को कवर कराऊंगा, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। भाई साहब, इस जैसा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, ना कभी सुना। इलॉन मस्क, ही इज़ अ रियल आयरन मैन। अगर आपको आयरन मैन पता है तो असली आयरन मैन दुनिया में कोई है तो वो इलॉन मस्क है। बिल्कुल ये कॉमिक कैरेक्टर नहीं, इन्होंने 4 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां खोली, 4 बड़ी कंपनियां, और दुनिया बदलने वाले हैं, ऑलमोस्ट बदल ही चुके हैं। हाइपरलूप जो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो सारी इन्होंने डेवलप करने की बात चल रही है, मैं आपको कभी कवर कराऊंगा। तो पहली बात, इसरो ने ये मुद्दे पे आते हैं, इसरो का रियूजेबल व्हीकल था अवतार, जो वर्टिकली उठता और वर्टिकली लैंड कर जाता, जो कि स्पेसएक्स ने कर दिखाया, इंडिया ने इस पर काम रोक दिया था। तो उसको रैमजेट चाहिए था, स्क्रैमजेट चाहिए था, दोनों इंजन चाहिए था। तो उस टाइम इंडिया ने काम स्टार्ट किया था, पर वो नहीं हुआ, बल्कि उसके बदले में इंडिया ने एक और, ये जो इंडिया ने वैसे ये जो रॉकेट लॉन्चर छोड़ा था जिसमें इंडिया ने स्क्रैमजेट इंजन पिछले साल ही बना लिया है, तो एक साउंडिंग रॉकेट छोड़ा था इसकी टेस्टिंग के लिए, जो सक्सेसफुल रहा। तो हमारे एक अब पढ़ते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में। देखिए मैंने आपको स्क्रैमजेट ऑलमोस्ट सब समझा दिया बेसिक भाषा में। स्क्रैमजेट क्या करता है, बाहर से ऑक्सीजन लेता है, कंप्रेस नहीं करता वो, क्योंकि रैमजेट करता है। तो रैमजेट क्या करता है, कंप्रेस करता है, तो रैमजेट की स्पीड घट जाती है, स्क्रैमजेट की स्पीड बरकरार रहती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो लंबे मिशन के लिए। तो अब एक जो काफ़ी फेमस पिछले साल मुद्दा जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो इसरो ने लॉन्च किया था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वो है जिसमें कि आप इसने दोनों चीज़ों को मिक्स किया था, लॉन्च व्हीकल को और एयरक्राफ्ट को। लॉन्च व्हीकल अक्सर क्या होता है, ऊपर जाते हैं और बाकी पार्ट जो उनके साथ व्हीकल है वो बाहर गिर जाते हैं। मेन सैटेलाइट ऊपर चले जाते हैं, जो साथ में होता है सब कुछ टूटता टूटता बाहर चला जाता है। आपने कभी भी देखा होगा अगर कोई लॉन्चिंग तो। लेकिन 23 मार्च 2016 को इंडिया का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेस्ट किया था श्रीहरिकोटा से, जिसमें कि ऑटोनोमस नेविगेशन, गाइडेंस कंट्रोल, रीयूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ किया था, ताकि वो दोबारा कोई चीज़ उड़ के वापस सिस्टम में आ सके। देखिए दिखाते क्या होता, ये आपका एक जो व्हीकल था ये आपने लॉन्च किया, ठीक है, ये गया, ये आपका जो स्पेयर पार्ट है वो तो आपका चला गया, लेकिन जो आपका मेन
व्हीकल है वो आपका वापस आ जाएगा हाइपोथेटिकल एक्सप्लोजन के बाद। वो उसको दोबारा वो एक लैंड कर जाएगा एक हाइपोथेटिकल लेवल पे, रनवे पर, समुद्र के ऊपर, जिसको आप बाद में यूज़ कर पाएंगे। इसकी भी आप लोकेशन पता चल जाएगा वो कहाँ पे गिरेगा, तो वहाँ पे आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। तो ये था रीयूज़ कर सकते हैं व्हीकल का। तो बेसिकली इसको आप कैसे पता करेंगे, कैसे रीयूज़ करना है। तो ये श्रीहरिकोटा में आपने यहाँ पर एक शिप बॉर्न ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखा है। आप यहाँ से लॉन्च करेंगे, कहाँ जाएगा आपका ये व्हीकल, ऊपर चला गया, जो स्पेयर पार्ट है वो यहाँ आ गया, या फिर किस रीजन में आप उसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से उसको उठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो इंडिया ने लॉन्च किया था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इसरो डेवलप करी, इससे इंडिया के इसरो के मिशन बहुत सस्ते हो जाएंगे, वो कम चीज़ें डिस्ट्रॉय होंगी, ज़्यादा रीयूज़ कर पाएंगे। पर फिर यहाँ एक बात कहूँगा, स्पेस एक्स ने वर्टिकल लॉन्चिंग पिछले साल कर ली, जो कि इससे कहीं आगे की बात है। आपका फ्लाइट ऊपर जाता है, फिर वहीं से वो वापस नीचे आ जाता है, बिल्कुल जैसे फिल्म हॉलीवुड की मूवीज़ में होता है, जो मैं कल एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हो गया। अब एक दूसरी चीज़ है हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन, स्क्रैमजेट। आपको पता चला। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या है, देखते हैं क्या होता है। क्रायोजेनिक इंजन क्या है, देखिए कोई भी जब सैटेलाइट या व्हीकल लॉन्च होती है उसमें कई स्टेज होते हैं, एक बार नहीं कि कोई वो नहीं है हवाई जहाज जो उड़ गया तो उड़ गया। कई स्टेज होते हैं। तो एक अपर स्टेज जो होती है वहाँ पर क्रायोजेनिक्स का यूज़ किया जाता है। क्रायोजेनिक्स क्या होती है, क्रायोजेनिक्स होते हैं जब बहुत ही लो टेम्परेचर है, हाईली लो टेम्परेचर में जो स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज की गैसेस को, उसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स अपर स्टेज में यूज किया जाएगा जीएसएलवी मैक 3 में। जीएसएलवी मैक 3 हाल ही में लॉन्च होने वाला है, नेक्स्ट मंथ शायद लॉन्च हो जाए। जीएसएलवी मैक 3 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है इसरो की। इसके तहत क्या होगा कि इसमें एक इंजन है जो गैस जनरेटर साइकिल यूज करता है। गैस जनरेटर साइकिल मतलब हर एक सब सिस्टम, ठीक है, हर एक सब सिस्टम, किसी भी ये जो लॉन्च व्हीकल है उसका हर एक सब सिस्टम, एक सिस्टम होता है, उसके बाद सब सिस्टम होते हैं। हर एक सब सिस्टम इंडिपेंडेंटली काम करेगा और बाद में वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक सब सिस्टम अगर खराब भी होगा तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो इससे फाइनल डेवलपमेंट आपकी ठीक से होती है। कोई क्या है, गैस जनरेटर साइकिल, जो कि हर सब सिस्टम अलग अलग काम करेगा इंजन टेस्ट से पहले, ताकि डेवलपमेंट फेज में आपको डेवलपमेंट का टाइम कम लगेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक है क्रायोजेनिक्स क्या है, इसलिए मैक 3 में यूज होने वाला है। अब देखते हैं रॉकेट फ्यूल जो है जिसकी हम बात करते हैं क्रायोजेनिक्स, इसमें क्या होता है। देखिए रॉकेट में जो फ्यूल लगता है वो 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका में गैस का होता है, पर इसको स्टोर करना मुश्किल होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंटेनर लगता है इसके लिए। सॉलिड की परफॉर्मेंस कम है, तो लिक्विड बीच वाला, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसको स्पेस भी कम चाहिए। पर गैस की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, पर गैस के कंटेनर नहीं है। तो भाई तो फिर क्या ले जाओगे फ्यूल के नाम पर, आपको ले जानी पड़ेगी गैस, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और सस्ते में निपटाता है। तो आप ले जाओगे गैस, पर गैस के लिए कंटेनर नहीं है आपके व्हीकल में। आप क्या करोगे, गैस को कंप्रेस करोगे कम टेम्परेचर पर, उसको लिक्विड बना लोगे, लिक्विफाई कर दोगे। ठीक है, तो वहाँ उसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। आप उसको लिक्विफाई करके ले जा रहे हो और बाद में जाके ऊपर वहाँ गैस बन जाएगी वो, तो आपका इंजन चल पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा है क्रायोजेनिक्स का। देखते हैं सॉलिड फ्यूल्स की बात करता हूँ, जो फ्लो नहीं करते, ज़्यादा एनर्जी देते हैं लिक्विड फ्यूल से, पर लिक्विड फ्लो करते हैं, पर गैसेस फ्यूल ज़्यादा एनर्जी देते हैं। लेकिन गैसेस फ्यूल मुश्किल है कंटेन करना, फ्लो नहीं करते, पर वो बेस्ट परफॉर्मर है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन देता है, गैसियस फ्यूल्स। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो आपका जो फ्यूल है वो 30% ज़्यादा आपको एनर्जी देगा बाकी किसी फ्यूल के मुकाबले। तो बेस्ट है आपके लिए गैस ले जाना, इसलिए आप पहले उसको लिक्विफाई करके ले जाते हैं। वहाँ पर वो सारे केमिकल रिएक्शन जो होंगे वो कौन आपको इंश्योर करता है, वो आपको क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा ही किए जाते हैं। बेसिक चीज़ समझ गए मेरे हिसाब, समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रायोजेनिक टैग ही है तब मिलता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, ताकि वो लिक्विड बन जाए और बहने लगे। उस गैसों को लिक्विफाई करके आप बहाते हैं ताकि ऊपर जा सके, फिर वहाँ पर आप उसको यूज कर पाए अपने क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी के लिए। तो गैसेस को लिक्विफाई करना, बेसिक दी चीज़ें क्रायोजेनिक्स आप समझ गए, जो कि मैक 3 में यूज होगा। अब क्रायोजेनिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये टॉप फोर्थ स्टेज में काम आता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके इंजन के लिए। ठीक है, अब इंडिया बहुत समय से चाहता था कि क्रायोजेनिक्स मिल जाए ताकि सस्ते में नहीं पड़ जाए, अदरवाइज बहुत महंगा पड़ता है सॉलिड मूव कराना या लिक्विड लेके जाना ऊपर। तो लंबे वृहद विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पर समस्या ये थी कि क्रायोजेनिक्स का यूज आईसीबीएम में भी होता है। ठीक है, तो बात ये कि इसकी कहानी शुरू हुई 1986 से, जब इंडिया ने शुरू किया था कि हम एक क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे 12 करोड़ के वो उस पर किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं दी। रशिया ने कहा ठीक है हम तुम्हें दे देंगे, पर बाद में रशिया मुकर गया था। 1993 में इसने बात की थी। ठीक है, 1990s में इसने बोला था हम तुम्हें दे देंगे, पर 1990s के बाद इसका विघटन हो गया यूएसएसआर का। तो रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया अमेरिका ने, 1993 में उसने मना कर दिया, इंडिया को डिनाई कर दी टेक्नोलॉजी। तो 2008 में पहला जो इंडिजिनस क्रायोजेनिक्स इंजन है वो टेस्ट किया था
जो पैरामीटर 200 सेकंड के लिए टेस्ट किया था, जिसमें पता अच्छा हम बना सकते हैं। फिर 2009 में पहला क्वालिफाइड माना गया कि हम कर सकते हैं, GSLV D3 रॉकेट लॉन्च हुआ। 2010 में थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट हुई, और जो लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और उड़ गया। तो इस तरह से कई सारे इसमें मिशन हुए। 2014 में D5 हुआ था, जो जीसैट फ्लाइट को ले गया था, पर अगले कुछ दिनों में जब GSLV मैक 3 होगा तो हमें कंफर्म पता चलेगा कि क्या है क्रायोजेनिक्स को लेके हमारी प्रिपेयरनेस, क्योंकि कुछ GSLV मैक 2 शायद GSLV मैक 2 सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो मैक 3 पर काफ़ी निगाहें और काफ़ी उम्मीदें हैं कि इसरो इस बार इस काम को ठीक से निभा पाएगा। तो ये आपकी क्रायोजेनिक्स हो गई, आपने स्क्रैमजेट इंजन समझ लिया। अब हम कल करेंगे जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी हमने कर लिया। अब हम कल करेंगे इसके बारे में कि और टेक्नोलॉजी क्या क्या है जो इसरो के मिशन स्पेस टेक में काम आती है। धीरे धीरे कवर करेंगे ताकि ज़्यादा बोझ ना पड़े सर के ऊपर। अब जो हमने अपना वो जारी रखा था कॉन्स्टिट्यूशन का, एक आर्टिकल कर लेते हैं 32 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसलिए मैं इसको आधा आज करूंगा और आधा कल करूंगा। 32 मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 31 कहाँ गया? आर्टिकल 31 को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जो अब नहीं रहा। तो आते हैं आर्टिकल 32 पर, जिसको भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा। रेमेडीज, इसका नाम क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब आपके पास संवैधानिक जो उपचार की अधिकार, कि भाई आपकी कोई राइट है, अगर आपकी राइट आपसे किसी ने छीन ली तो आप क्या करेंगे? दे दी राइट, पर छीनने के बाद कहाँ जाओगे? उसके लिए आर्टिकल 32 है कि अगर आपका राइट किसी ने आपसे छीन लिया, जैसे आपके पास आर्टिकल 40 है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब समानता का अधिकार है, पर समानता आपसे किसी ने किसी छीन ली, ठीक है, तो वो समानता जो आपसे छीन ली, तो वो आप कहाँ जाएंगे? फिर आप जाएंगे किसके पास? आप जाएंगे कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, ये बताने कि भाई हमारा अधिकार था, हमसे छीन लिया जा चुका है। तो ये कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आपके पास राइट है सीधा जाने का, सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स कर सकती है आपके राइट। ये बेसिक्स है इसमें। सुप्रीम कोर्ट के पास शक्ति है डायरेक्ट रिट्स इशू करने के, चेक करने के लिए कि आपका अधिकार क्यों छीना जा रहा है, जिसके 4 चीज़ें हैं: रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट और सर्टियोररी। ये 4 चीज़ें हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्लॉज बाय क्लॉज, पार्लियामेंट एक काम कर सकती है कि अगर वो चाहे तो किसी लोकल कोर्ट को भी शक्ति दे सकती है उस अपने रीजन में इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। किन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए? जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनके लिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और जो ये राइट गारंटी किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते, जो राइट्स हैं इंडिया में दिए हुए, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ना हो कि हाँ अब ये काम नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये कि आपका कोई भी राइट है वो आपका तब तक सेफ गार्डेड है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना कहे कि इस राइट को ले लो। मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक आर्टिकल 32 क्या है? बेसिक आर्टिकल 32 है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं आपका अगर संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है तो, और सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली जा सकते हैं, आपको अपील के द्वारा नहीं जाना। और सुप्रीम कोर्ट इसमें डायरेक्टिव और डायरेक्शंस दे सकती है, रिट जारी कर सकती है, ठीक है। रिट होते हैं 4 प्रकार के: हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। क्या होता है ये? और सर्टियोररी। चारों को एक्सप्लेन करूंगा मैं अगले वीडियो में। अब देखिए, अब जो कोर्ट है, पार्लियामेंट चाहे तो कोई नॉर्मल कोर्ट को भी कह सकते हैं कि उसके रीजन में वो जो आपका ये आर्टिकल 32 है उसको लेकर अगर किसी के साथ हनन हुआ है तो उसको वो चेक करें। और ये आर्टिकल तब तक ये कहता है कि आप राइट सस्पेंड नहीं कर सकते अगर ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है। तो खास बात ये, अगर संविधान में प्रावधान है तो आप इसको हटा सकते हैं। इसे ही जुडिशियल रिव्यू का नाम दिया गया, जो आर्टिकल 32 है। अब अगले जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32 में जो एक एनालिसिस पढ़ लेते हैं क्या है। हाई कोर्ट्स के पास भी यही पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को मिली है पावर्स, वही आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को मिली हुई है, ठीक है, सेम पावर्स। आपका जो संविधान के अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट वो राइट है जो आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है, राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये भी एक फंडामेंटल राइट है, मतलब मेरे संवैधानिक अधिकारों को की रक्षा का अधिकार भी मेरा अधिकार है, ठीक है। तो ये वो अधिकार है जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को असली अधिकार बनाता है, ठीक है। इट मेक्स द फंडामेंटल राइट्स द रियल राइट, ठीक है। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको असली में मौलिक कौन बनाता है? तो ये आर्टिकल 32। इसलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आर्टिकल के बिना ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। यही आर्टिकल है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इस संविधान की आत्मा है, जो इसका हृदय है, जो इस पूरे संविधान को बनाता है कि आपके पास मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को बचाने के लिए कोई है। कौन है बचाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट। कौन है वो? आपके मौलिक अधिकारों का गार्जियन है, रक्षक है, ठीक है। और आर्टिकल 232 जो है हाल में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये नहीं छीना जा सकता,
ठीक है। तो 4-5 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं, जैसे किशवान भारती हुआ या जो भी 5 है मैं आपको करा दूंगा आगे। पर आर्टिकल 32 में जो बेसिक था, एक और पॉइंट ये है कि आर्टिकल 32 किस लिए है? ये गारंटीड इफेक्टिव एक्सपीडियस इनएक्सपेंसिव रेमेडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इतनी अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, बेसिकली वही बात है कि आपकी मौलिक अधिकारों को किस तरह से बचाया जा सके, इसके काम बचाने के लिए आर्टिकल 32। आपको कोई आपको अगर सरकारी व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति ने किसी को अगवा कर लिया, सीधा कोर्ट चला जाए, भाई कैसे आपने कर लिया, तो वहां पर आपको वो हेबियस कॉर्पर लगा सकते हैं। तो कोई आपका काम नहीं कर रहा, क्यों वारंटो लग सकता है, तो कोर्ट के पास आप जा सकते हैं। आर्टिकल 32 को तब तक नहीं इन्वोक किया जा सकता जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है संविधान में जिसमें लिखा हुआ है कि आपके मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। वो एक प्रोविजन है इमरजेंसी। तो अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो राष्ट्रपति उस समय तक के लिए आपके अधिकार छीनने का प्रावधान वहां पर है। पर जुडिशियल रिव्यू में पहले गया था कि जो इंडियन वर्जन था उसमें था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और अब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या है मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। कहा जाता है कि भारत में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ था, मतलब इसका कहना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की क्षमता है तो वो ये है कि वो उसको ये चेक करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको क्राइम के लिए फांसी दे दी जाएगी तो कोर्ट ये नहीं चेक करेगा कि भाई फांसी देना सही है गलत है, तो अगर है तो तुमको दो, नहीं है तो आपको फांसी नहीं मिलेगी। लेट्स से अगर संविधान में लिखा होता कि अगर मान लो कि आपने मेरे लैपटॉप से एक बटन दबा दिया उसका तो आपको फांसी की सजा लिखी हुई, मतलब लिखा हुआ है अगर फलाने आदमी के लैपटॉप को आपने टच किया तो आपको फांसी मिल जाएगी, तो कोर्ट ये देखेगी अच्छा कि इसके लैपटॉप के की को टच करने पर फांसी थी, स्क्रीन के टच करने को फांसी नहीं थी, ठीक है। तो मेरे स्क्रीन को टच करने के लिए आपके फांसी नहीं लगेगी, पर अगर आपने की टच की तो कोर्ट के यहाँ इसको फांसी दे दो। तो कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं था चेक करने कि संविधान में जो लिखा है, जो लेजिस्लेशन हुई है, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। वो सिर्फ प्रोसीजर चेक करती है कि जो कानून है उसका जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो सही है या नहीं। पर एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसमें कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि तुम जो प्रोसेस है या जो ये नियम है ये खुद में गलत है या नहीं है। तो पहले इंडिया में था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वाला सिस्टम, अब हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पहले यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली यूएस सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा उपयोग करती है। इसके लिए एक टर्म आ गया है जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है, या जुडिशियल एक्टिविज्म से कहते हैं कि आपकी जुडिशरी जो महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है, मेंस ओरिएंटेड है ये भी डिस्कस कभी करेंगे। पर आर्टिकल 32 पहले देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल 32 है। अब आर्टिकल 32 प्रेसिडेंट इसको चाहे तो सस्पेंड कर सकता है क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जो आर्टिकल 359 में जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट गारंटर है और गार्ड और डिफेंडर है किसका? आप यहाँ भारतीय जो नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों का। अब देखिए ये जो है ये दो तरह की शक्तियां देता है सुप्रीम कोर्ट, एक ओरिजिनल और वाइड, ठीक है। ओरिजिनल इसीलिए क्योंकि सिटीजन डायरेक्ट इसके पास जा सकता है, ठीक है, अगर आप अपील कर करके ना जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वाइड इसलिए क्योंकि यह आपको इशू कर सकता है ऑर्डर और कई तरह के रेट जारी कर सकता है। कैसा ये ओरिजिनल है, वाइड है और प्रेसिडेंट इसको छीन सकता है आर्टिकल 359 के थ्रू। पर ये क्या है, इसको लेजिस्लेट करके नहीं छीना जा सकता, मतलब कोई लॉ बना के नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल 32 क्या करता है, गारंटी करता है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी। इसके तहत ये रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा जारी करता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको ठीक से पढ़ लें, हो सके तो लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर ले। कल हम रिट्स पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो आप अपने हमारे वेबसाइट पर और फेसबुक पेज पर भी लिख सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। तो आज देखिए इतना ही है। लेट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रिव्यू करते हैं। क्या क्या स्वीडन के बारे में क्या था, कंस्क्रिप्शन लागू हुआ, क्या कंस्क्रिप्शन है, कहाँ पर लोकेशन है, रशिया से क्या इम्पैक्ट है, वो सब आपको देख लेना है। कलावरी क्या था, मिसाइल है, सबमरीन है, लॉन्चर है, क्या है ये, कौन सी क्लास का है, किस देश के साथ इंडिया ने बनाना है, कहाँ पर बन रहा है, सब टॉपिक था। मुजरिस प्रोजेक्ट क्या था, मुजरिस में प्रेसिडेंट किस लिए गए, स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक्स क्या और आर्टिकल 32 क्या है। ये 4 बेसिक टॉपिक्स हैं। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आपको सारे टॉपिक्स में सब कुछ याद है कि नहीं, जो हमने पिछले शुरुआत से डिस्कस किया है। अगर नहीं है तो आप जाके रिपीट कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ये देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपने फीडबैक और PDF डाउनलोड कर सकते हैं onlyis.com से। और धन्यवाद आपका।